हेलो बच्चों। तो आज अपना सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास के लिए। तो इससे पहले हमने आपको समुच्चय लिखने की विधियाँ बताया था, जिसमें हमने आपको तालिका विधि अर्थात टेबुलर फॉर्म, रोस्टर विधि और सेकंड गुण विधि बताया था। उसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। तो इस पर आज हम कुछ आपको सवाल बता देते हैं। एक बात और देख लीजिए कि जो तालिका विधि टेबुलर फॉर्म है उसको सूचीबद्ध विधि भी कहते हैं। तो किसी किसी बुक में सूचीबद्ध विधि भी लिखा रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, जो करना क्या है कि कुछ समुच्चय हम देंगे, वो गुण विधि में लिखा रहेगा, उसको आपको तालिका विधि में अर्थात सूचीबद्ध विधि में लिखना है। और कुछ सवाल ऑलरेडी तालिका विधि में होंगे, उसको गुण विधि में लिखना होगा। तो नंबर फर्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि निम्न समुच्चयों को तालिका विधि या इसी को सूचीबद्ध भी कहते हैं, ये नाम भी समझ लीजिए। सूचीबद्ध तालिका विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें नंबर फर्स्ट सवाल हम ले रहे हैं। तालिका विधि में बदलना है, इसका मतलब ये गुण विधि में लिख रहे हैं हम। यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक संख्या है तथा यक्स लेस देन 7। ये पहला है। ठीक है, दूसरा सवाल लिख रहे हैं यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है तथा यक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अगला सवाल लिख रहे हैं तीसरा, यक्स सच दैट यक्स प्लस 4 इक्वल टू 6। नेक्स्ट 4, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और पांचवा सवाल है यक्स सच दैट यक्स लेस देन यक्स तथा यक्स क्या है, वास्तविक संख्या है। यक्स वास्तविक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और एक लास्ट सवाल लिख रहे हैं यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो 1 सेकंड वीडियो को रोक के वहीं पे आप इन सवालों को खुद एक बार बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1। पहला सवाल क्या है कि यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक संख्या है तथा यक्स लेस देन 7। अच्छा, एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि गुण विधि में दिया हो तो तालिका विधि में बदलना बहुत आसान होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि गुण विधि अर्थात समुच्चय निर्माण विधि भी इसको कहते हैं। तो गुण विधि से अगर तालिका विधि पूछे तो ये आसान होता है, लेकिन जब थोड़ा इसका उल्टा पूछता है, तालिका विधि देख के गुण विधि थोड़ा सा कठिन होता है। आसान ये इसलिए होता है क्योंकि हम बताए हैं आपको कि गुण विधि अगर दिया है, तालिका विधि निकालना है, तो तालिका विधि में क्या होता है कि सारे अवयवों को लिख देते हैं, जो भी समुच्चय के अंदर अवयव हों। जैसे यहाँ पर ये समुच्चय लिखा है, तो इस समुच्चय के अंदर कौन सा अवयव है अभी हमें नहीं दिख रहा है। इस समुच्चय के अंदर कौन सा अवयव हमें नहीं दिख रहा है। जो भी अवयव आने वाला है उसका गुण यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर गुण विधि में दिया हो और तालिका विधि में आपको निकालना हो तो आपको करना क्या होता है, वेरी सिंपल,
बस जो भी चर अवयव उसमें दिख रहा हो, जैसे सम में हमने चर अवयव यक्स यूज किया है, जो भी चर अवयव हो बस उसी का मान आपको निकालना है, बस यक्स का मान फाइंड आउट करना है। प्रत्येक प्रश्न में जो भी कंडीशन यक्स का दिया है, यक्स का मान आप निकाल लीजिए, रख दीजिए, दैट इज टेबुलर फॉर्म, सूचीबद्ध या तालिका विधि या रोस्टर विधि हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 बाई 1 हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि इसके अंदर ऐसा यक्स हो, यक्स का मतलब हमने बोला था कि यक्स का मतलब यक्स नहीं होता, यक्स का मतलब अवयव। तो इस समुच्चय के अंदर ऐसा अवयव हो जो यक्स धन पूर्णांक हो लेकिन 7 से छोटा हो। अब बताइए, दोनों के एक साथ पढ़िए, 7 से छोटा धन पूर्णांक। तो बताइए 7 से छोटा धन पूर्णांक कौन कौन होता है? आपको पता है कि पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है, ऋण पूर्णांक, जीरो, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का मतलब कि जीरो के दाएं तरफ वाला, आपको पता है यहाँ जीरो होता है, इधर 1 2, इधर से धन पूर्णांक होते हैं, इधर होता है ऋण पूर्णांक होता है इधर। तो 7 से छोटा कौन कौन सा होगा? 7 से छोटा 6 होता है, 5 होता है, 4 3 2 1। तो क्या करेंगे हम? आंसर यहीं पे लिख दे रहे हैं, यक्स के स्थान पे क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया तालिका विधि, ये हो गया तालिका विधि। बताइए आसान था कि नहीं आसान था? 7 से छोटा लेकिन धन पूर्णांक, तो 7 से छोटा धन पूर्णांक कौन होता है? 1 2 3 4 5 6। इजी है। अगला देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है कि इस समुच्चय के अंदर ऐसा अवयव है, ऐसा यक्स है जो एक पूर्णांक संख्या हो, पहली बात तो, और उसका वर्ग करे तो 4 से छोटा या बराबर हो। क्या पढ़ते हैं इसको? यक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? लेस देन आर इक्वल, यानी छोटा या बराबर। तो यक्स स्क्वायर 4 से छोटा हो या बराबर हो। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे क्या निकालना है? यक्स का ऐसा मान बताओ जो पूर्णांक हो। ध्यान दीजिएगा, भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। यक्स का मान कह रहा है कि पूर्णांक हो लेकिन उसका वर्ग करें तो 4 तक हो, 4 से ज़्यादा ना हो, या तो 4 हो या तो 4 से कम हो। तो आप जानते हैं, फिर से आप चाहें तो यहाँ पे लिख करके चेक कर लीजिए कि ये 0 है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2, इधर होता है -3, इधर +3 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 0 का वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग 4 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसके यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, यहाँ पर 0 भी आ जाएगा जो है। इसी तरह अगर आप 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, वो भी 4 से छोटा है, तो 1 भी आ जाएगा। 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग भी 4 से कम होता है, तो आ जाएगा इसमें अंदर। वही अवयव लिखना है जिसका वर्ग 4 से कम या बराबर हो, ज़्यादा ना हो। क्या यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 नहीं लिखना है। तो इधर से ये एलिमेंट मिल गए। इधर ज़रा चेक कर लीजिए, -1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो इसका मतलब वो भी 4 से छोटा है, तो यहाँ पे -1 भी आ जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो वो भी 4 आएगा, 4 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब -2 भी आ जाएगा। -3 पे नहीं जा सकते क्योंकि -3 का वर्ग 9 होता है और 4 से हमें कम चाहिए। तो ये संख्याएँ आ गई, इधर से 2, उधर से 2 और 0। वेरी सिंपल। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए? इसमें एलिमेंट आ गए -2 से लेकर +2 तक, -2 से लेकर +2। बात समझ में आई? ऐसे अवयव ढूंढना था जो पूर्णांक हो। देखिए पूर्णांक है और वर्ग करें तो 4 से कम या बराबर आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि ऐसा अवयव आपको चाहिए सच दैट, ऐसा अवयव चाहिए सच दैट कि x + 4 = 6। यानी अगर उसमें हम जोड़ें x में 4 तो 6 के बराबर हो जाए। और ये तो वेरी सिंपल है, ये समीकरण के रूप में है और आप साइड में समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। x + 4 = 6, तो x = 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा। ये तो एकदम आसान है, समीकरण रूप में है। तो अगर x + 4 = 6 तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x? बोलोगे 2, तो बस हमें x की वैल्यू तो ही लिखना है, ये लिख दिया, हो गया तालिका विधि। अगला सवाल
देखिए ये भी समीकरण के रूप में लिखा है, ऐसा यक्स ऐसा अवयव सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0, यानी जो इस समीकरण ऐसा यक्स जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। और ये तो आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किसी समीकरण को संतुष्ट करने वाले यक्स का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे साइड में निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको समीकरण सॉल्व करना आता है, कर लीजिए। ये वैसे क्या लिखा है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी सही लिखा है, तो ये बराबर 0, तो ये आएगा x माइनस 3 बराबर 0, यानी x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x का मान 3 मिल जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करके आप देखें, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो x के स्थान पे 3 मिल जाएगा, तो ये हमने लिख दिया तालिका विधि में, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3। ये गुण विधि है और ये तालिका विधि है। लास्ट, यक्स सच दैट यक्स लेस देन यक्स तथा यक्स वास्तविक संख्या है। अब बताइए, ज़रा ध्यान से सुनिए इस सवाल को। कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा अवयव चाहिए, ऐसा यक्स चाहिए जो यक्स से ही छोटा हो, यानी अपने से छोटा हो, ऐसा अवयव जो स्वयं से छोटा हो, ऐसा यक्स सच दैट कि यक्स छोटा हो, लेस देन हो यक्स से, यानी यक्स अपने से छोटा हो और वो वास्तविक संख्या भी हो। अब सोचिए आप वास्तविक संख्या के बारे में, क्या ऐसी कोई वास्तविक संख्या है जो स्वयं से छोटी हो? क्या आप कह सकते हैं कि 1 लेस देन 1? कभी नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हैं कि 2 लेस देन 2? कभी नहीं कह सकते। यानी कोई भी वास्तविक संख्या अपने के तो बराबर होती है ना, 1 बराबर 1 हम लिख सकते हैं। क्या हम 1 लेस देन 1 भी लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो स्वयं से छोटी हो। तो बताइए, क्या यहाँ पर x का कोई मान मिलेगा? बोलोगे नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे x का कोई मान ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। तो इसको चाहे आप फाई से लिख दीजिए या मझला ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए बस। तो ये इसका तालिका विधि हो गया जो है। ठीक है, लास्ट वन सवाल। लास्ट क्या है? इस समुच्चय के अंदर ऐसा यक्स चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं यक्स का मतलब अवयव है, यहाँ पर ऐसा अवयव चाहिए जो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या हो। बात समझिए, अगर हम यहीं पे सवाल को रोक दिए होते, यहीं पर सवाल को रोक दे, आगे ना पढ़ें, सिर्फ ये कह दें कि यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 99 तक। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? जो बोले वही लिख देते हम, 10, 11, 12, 13 करके 99 तक लिख देते। लेकिन ध्यान दीजिए, सवाल आगे भी कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है। अगर इतना ही सवाल होता तो जो हमने बोला उसका आंसर वही आता, 10 से लेकर 99 तक लिख देते। लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तो हमें चाहिए, लेकिन उनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब बताइए, आप ऐसे 2 अंक ढूंढिए, 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों को जोड़ें तो क्या आना चाहिए? उनके अंकों को जोड़े तो 8 आना चाहिए, 8। तो आसान है, देखते जाइए। 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट है। अगर आप 10 लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 10, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, तो मतलब हम 10 नहीं लिख सकते। अब क्या लिखते हैं ज़रा देखिए। हम जैसे हमने पहले स्थान पे 1 लिखा, अगर हमको 8 चाहिए तो हमें यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। 17, 17। देखिए ये 1 है, ये 7, दोनों को जोड़िए 8 आ गया। दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, 18 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो यहाँ पे हमें 6 चाहिए। हमें पता है ना कि 2 में 6 जोड़ने पर 8 आता है, तो 2 और 6 मिला के एक संख्या हुई 26, और उनके अंकों का योगफल 8 अकॉर्डिंग टू कंडीशन होना भी चाहिए, हो गया। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। बोलो 35, 35। अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 चाहिए, तभी तो 8 होगा। और अब हम इन्हीं को पलट भी सकते हैं। जैसे हमने 17 लिखा था तो 71 भी लिख सकते हैं, 71 अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। 26 लिखे हैं तो 62 भी लिख सकते हैं। 35 लिखे हैं तो 53 भी लिख सकते हैं, और इसको पलटने पर यही मिलेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की।
17, 26, 35, 44, 71, 62, 53। ये 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि प्रत्येक संख्या में दोनों अंकों को जोड़ के देख लो, सब में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जो गुण विधि में लिखे थे और उनको हमने तालिका विधि में बदलना सिखाया है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि तालिका विधि बदलना बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, बस x का मान निकाल के रख देते हैं। तो ये हमने कुछ सवाल लिए, कुछ NCERT से बुक से भी है, कुछ अलग भी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने से कुछ एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिएगा। अब हम कुछ सवाल ऐसे लेने जा रहे हैं जो तालिका विधि में लिखा होगा और उसको आपको गुण विधि में बदलना होगा, तो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड सवाल हमारा क्या है, निम्न समुच्चयों को गुण विधि या इसे क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। ठीक है, तो देखिए कुछ सवाल नोट करते हैं, फिर इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट सवाल, अब की बार देखिए किस में चेंज करना है, हमें गुण विधि में चेंज करना है। तो किस विधि में दिया होगा, अब की बार तालिका विधि में दिया होगा। तालिका विधि का मतलब कि सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे, 3, 6, 9, 12 ये दिखा। दूसरा सवाल ये लिखा है 3, 6, 9, 12 ब्रैकेट 1। थर्ड 1, 4, 9, 100। एक और 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4 ... 4 सवाल लेते हैं। ये सवाल ऐसे हैं कि आपको देखने में लग रहा है कि इसमें कोई उस तरह का चिन्ह नहीं है कि यक्स, सच, दैट, अबाउट यक्स कुछ बताएं हम। यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो अपने ओरिजिनल रूप में दिख रहे हैं। 3 ऐसे ही होता है, 6 ऐसे ही होता है, 9 ऐसे ही होता है, सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो आप पहचान गए होंगे कि ये सब तालिका विधि में है, टेबुलर फॉर्म में है, रोस्टर विधि में है। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, गुण विधि अर्थात समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है। गुण विधि देखिए नाम से स्पष्ट है कि जो अवयव आपको दिख रहे हैं इनके गुण को पहचानिए और तब गुण विधि में कन्वर्ट करिए। ठीक है, आप जानते हैं गुण विधि में क्या होता है कि हम इन सब के स्थान पर यक्स लिखेंगे, फिर सच दैट का चिन्ह बनाएंगे और यक्स का फिर वही गुण लिखेंगे जो यहाँ पे आप पहचान गए हों, जो आप यहाँ पहचाने हो। पहले पहचानिए क्या गुण है और फिर वही लिख देंगे हम। ठीक है, 1 बाई 1 देखते हैं, पहचानिए अगर पहचान सकते हो तो। अब देखिए यहाँ पर कठिन यही होता है कि सारे एलिमेंट दिए यहाँ पे लिखे होते हैं और आपको अपने से पहचानना होता है कि कौन सा गुण हमें इसमें दिख रहा है। जो यहाँ पे अंक देख रहे हो आप, ढेर सारी संख्याएं, इनमें कौन सा गुण है, उस गुण को पहचाने तो अगला संख्या हमें मिल जानी चाहिए। और तालिका विधि में तो सिंपल होता है, बस यक्स का मान फाइंड आउट कर लो। समीकरण के रूप में है तो समीकरण हल करना हमको आता है, तो वो सिंपल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे हम कहें कि इसमें आप पहचानिए क्या है ये, तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पहचान जाएंगे। ये 3 की टेबल लिखी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और अगर 3 की टेबल है तो आगे क्या होगा 15, यानी 3 के ये गैप में लिखा हुआ है, ये 3 का टेबल है ये। ठीक है, अब इसी तरह देखिए टेबल तो ये भी है, लेकिन पूरे पद इसमें नहीं है, सिर्फ 4 पद है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये सिर्फ 4 तक है। इसी तरह इसको देखिए तो यहाँ पर भी कुछ नियम हैं। यहाँ पर अगर कोई टेबल तो नहीं है ये, लेकिन इसमें कुछ खास ये है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये इन्हीं का वर्ग लिखा है। देखिए 1 का वर्ग 1 लिखा है, 2 का वर्ग 4 लिखा है, 3 का वर्ग 9 लिखा है, आगे 4 का वर्ग यहाँ पे एक आध पद चाहे तो और लिख दे तो आपको और पहचानने में सुविधा होगा। वैसे 3 पद पर्याप्त होता है, लेकिन हमने फिर भी एक आध पद और लिख दिया, मान लीजिए ये। ठीक है, एक आध पर और बढ़ा देते हैं,
ताकि और ढंग से पहचान जाइए आप लोग। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं देखिए लास्ट में ये 10 तक गया है। 10 तक अगर हम लिखें तो 10 का वर्ग देखिए 100 है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन आप जहाँ 10-20 सवाल करेंगे इस पर तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपने पहचाना कि ये 3 की टेबल है। अब 3 की टेबल को हम संख्या में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम गुण विधि में क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स यक्स। अब देखिए टेबल ठीक है सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन टेबल को वैसे मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात समझिए, गुणक। 3 का गुणक, इसको मल्टीपल बोलते हैं इसको। जैसे 3 का मल्टीपल 3, 6, यानी जो 3 के टेबल में आती है वैसे गुणक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस रूप में कि यक्स सच दैट यक्स 3 का गुणक यानी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। यानी 3 को मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीपल का मतलब होता है कि मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड 3, सो 1। 3 1 जा 3 का मतलब होता है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 का मतलब होता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ये 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है। हमने कहा कि आप किसी की टेबल को, जैसे 2 की टेबल लिखिए तो लिख दीजिए कि 2 की टेबल है, लेकिन इसका एक नोटेशन और होता है। इसको हम पहले अलग से समझा दे रहे हैं, ये हमेशा काम आता रहेगा, इसलिए इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 6 9 12, ऐसे लिखा है। तो हमने कहा कि ये 3 की टेबल है, ये 3 की टेबल है। और आप टेबल तो जानते हैं, टेबल आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे। कैसे पढ़ते थे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसी प्रकार 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 से करते हैं, फिर 7 से। आपको याद आ गया होगा छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते थे, टेबल ऐसे ही लिखा जाता था। तो ज़रा दिमाग लगाइए, जब आप टेबल लिख रहे हैं तो जिसकी टेबल लिख रहे हैं, अगर आप 3 की टेबल लिख रहे हैं तो 3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रा गौर करिए। तो आप 3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन अंकों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, जितना चाहो। और इनको आप पहचानते हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? क्या ये जिनसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 से, ये सब प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से लिखते हैं, बताया था हमने पिछले लेक्चर में। और हमने कहा था कि समुच्चय के लिए कैपिटल लेटर और उनके अवयवों के लिए स्मॉल लेटर। तो अगर हमें n कोई प्राकृतिक संख्या लिखना है तो उसको हम स्मॉल n से यूज कर लेंगे। अगर ऐसा कहीं लिखा है n बिलोंग्स टू n लिखा है, इसका मतलब ये कैपिटल N से संबंधित है, अर्थात स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या है। हमने कल भी इस पर चर्चा किया था कि अगर इस रूप में कहीं लिखा है तो हम कहेंगे कि n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और जब n प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, जितना चाहो बढ़ते रहो, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर ये बात आप लोग समझ गए तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। जो ये 3 की टेबल आप लोग इस रूप में लिखते हैं, अगर सिर्फ हम इतना लिख दें, 3 की टेबल इन सब के स्थान पर अगर सिर्फ लिख दे 3n, तो बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा? ये जितना आपने इतना बड़ा लिखा है, ये बड़ी टेबल लिखे हैं, अभी और आगे लिख सकते थे हम, 3 into 8 लिख सकते थे, 3 into 9, 3 into 10, 3 into 11, बहुत बड़ा। इसको हम इन सब के स्थान पर अगर सिर्फ इतना लिख दे 3n, तो ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? सेम ही तो है, क्योंकि यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है, और जब प्राकृतिक संख्या तो इसके स्थान पे 1 भी हो सकता है। 1 होगा तो 3 into 1 ये लिखा है, 2 होगा तो 3 into 2 ये लिखा है, 3 होगा तो 3 into 3 ये लिखा है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर,
जिसकी भी टेबल चाहिए आपको उसके साथ स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और सामने लिख दीजिए जहां स्मॉल n प्राकृतिक संख्या है। वेरी सिंपल, आपको पूरी टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 2 की टेबल लिखना है तो लिख दीजिए 2n जहां n प्राकृतिक संख्या है। 4 की टेबल लिखना है तो लिख दीजिए 4n, एक शब्द में। छोटी क्लास को जाने दीजिए कि बड़ी बड़ी टेबल लिखते थे, इस तरह बड़ी क्लास में जिसकी टेबल आपको लिखना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल n से और बता दो स्मॉल n क्या है, बताना ज़रूरी है भाई। यहाँ पर नोटेशन है, अब यहाँ पर n फॉर नेक्स्ट मत बोल देना छोटी क्लास के अकॉर्डिंग जो है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं कर दो n फॉर नॉट भी होता है, n फॉर नो, तो बताना पड़ेगा यहाँ पर कि n यहाँ पे क्या है, सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर है ये। यही तो सेट थ्योरी में गड़बड़ी होती है कि बहुत ढेर सारे नोटेशन होते हैं और सबका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। नाम नहीं जानोगे दूसरा उसका मतलब निकल जाएगा। इसलिए हमने कहा कि किसी की भी टेबल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर जो भी नोटेशन यूज करें, क्योंकि किसी बुक में हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर यन बोला, किसी बुक में स्मॉल यम भी यूज कर सकता है, किसी बुक में स्मॉल के यूज कर सकता है, तो बताएगा सामने कि सब क्या है। तो इसलिए आपको भी जब कभी नोटेशन नया यूज करें तुरंत उसका नाम बता दें। तो अगर ये बात समझ गए आप लोग, हमने क्या बोला, किसी की भी टेबल लिखना हो उसमें स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा कि यक्स सच दैट यक्स 3 का गुणक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, यक्स, देखिए समझिए, यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n। यक्स क्या है, 3 का गुणक है, 3 की टेबल है, तो इसका मतलब यक्स किसके बराबर है, 3n के बराबर है। जहाँ ना भी लिखे तो कामा लगा सकते हैं और लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरा सेंटेंस में कि n प्राकृतिक संख्या है, लिख सकते हैं। लेकिन मैथ में अधिकतर प्रयास ये करते हैं कि नोटेशन रूप में लिखा जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख देंगे। आप लिख सकते थे कि जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, हमने कल बताया था, फिर भी बोले थे कि इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है कि n प्राकृतिक संख्या है। तो शुरुआत है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं सेंटेंस रूप में, लेकिन अधिकतर बुक में नोटेशन यूज करता है, इसलिए आपको हम बार बता रहे हैं कि नोटेशन को दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए, मिटा देते हैं इसको, सेकंड एग्जांपल पे आइए। इसमें भी देखिए 3 की टेबल लिखी है, लेकिन सिर्फ 4 अंक तक ही गया है। थोड़ा सा फिर उसमें लौट के आते हैं हम। जब आप टेबल लिखना शुरू करते हैं तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से, यानी करते रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे 4 ही पद लिखना है तो बस 4 बार ही मल्टीप्लाई करो। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 मिल जाएगा, 2 में किए तो 6 मिल जाएगा, 3 से किए तो 9 मिल जाएगा, 4 से किए तो 12 मिल जाएगा, बस 4 तक जाओ। इसमें क्या है कि इसमें तो अनंत तक चले जाना है। 1 से भी करेंगे, n का मान 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, 6 जितना चाहो। लेकिन इस वाले में क्या करना है, इसको यहाँ बना दे रहे हैं, इस वाले में क्या करना है कि इसके अंदर ऐसा यक्स सच दैट कि वो यक्स 3n के बराबर तो है, 3 के टेबल में तो है, लेकिन जहाँ n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर 1 2, थोड़ा इसको नीचे लिख दे रहे हैं, n का मान ऊपर वाले में तो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए क्या है दूसरे वाले का आंसर, यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n तो है, 3 की टेबल तो है, लेकिन n का मान क्या होगा भैया, यहाँ पे n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 रखोगे तो 3 × 1, देखिए पहला पद मिल गया, 2 रखोगे तो 3 × 2 दूसरा पद मिल गया, 3 रखोगे तो 3 × 3 ये, और 4 पे ये। आगे जाओगे तो इसमें है ही नहीं है, तो ये ध्यान देना था जो है। अगले एग्जाम्पल पे आ जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, हमने भी समझाया था कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और जिसका ये वर्ग है उसको हम क्या जानते हैं कि वो प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या के लिए नोटेशन क्या हमने बताया, स्मॉल n। तो इसका क्या बन जाएगा गुण विधि, यक्स सच दैट यक्स
x बराबर क्या है यहाँ पर n स्क्वायर है। n का मतलब प्राकृतिक संख्या, स्क्वायर का मतलब जो बोला अभी हमने कि प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, जहाँ n क्या है, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया, ठीक है। चौथा जरा देखिए क्या लिखा है, चौथा पहचानिए तो ये क्या लिखा है, जरा अंश को देखिए तो 1 2 3 आगे 4 आने वाला होगा, यानी अंश में प्राकृतिक संख्या लिखा है। और एक आध पद लिखे तो देखिए और समझ में आएगा। अंश से एक ज़्यादा हर है और जो हर है वही अगला अंश बन जा रहा है। ज़रा ट्रिक पहचानिए, अंश से एक ज़्यादा हर और हर में जो लिखा है वही अगला अंश बन जा रहा है। देखिए ये तो अगर यहाँ पे 4/5 है तो अगला क्या होगा 4/5 हो जाएगा, 3/4 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहचानिए क्या हो रहा है, अंश को देखिए, अंश में क्या लिखा है। पहले तो हम जिस रूप में शुरुआत करते पहले लिख लें, यक्स सच दैट यक्स बराबर क्या होगा वही बताने जा रहे हैं। यक्स बराबर क्या है, यहाँ पे यक्स के बारे में क्या गुण है कि इसके अंश में तो प्राकृतिक संख्या है और आप प्राकृतिक संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं। और हर में क्या लिखा है, जो ऊपर लिखा उसी से एक ज़्यादा लिखा है, तो जो ऊपर लिखा उसी से एक ज़्यादा कर दीजिए, ये हो गया। और बता दीजिए n क्या है, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, ये हो गया। तो हमने 4 एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि अगर तालिका विधि में दिया है तो गुण विधि में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि देख के हम गेस कर लें कि ये किसका वर्ग है, किसका टेबल है और जुड़ रहा है घट रहा जो भी है। तो अगर आप देख के गुण पहचान लेंगे तो उसको गुण विधि में कन्वर्ट कर लेंगे। बस वही जो पहचानेंगे वही तो लिखना है उसमें, तो बस पहचानना ही इंपॉर्टेंट होता है बस, ठीक है। तो ये हमने तालिका विधि से बता दिया गुण विधि में कन्वर्ट करना, और गुण विधि से तालिका विधि में कुछ एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। अब कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। तालिका गुण बहुत हो गया है, अब कुछ अगली हेडिंग हमारी होगी इक्वल सेट, समान समुच्चय, ठीक है। अगली हेडिंग है समान समुच्चय, या इसी को बोलता है सम समुच्चय, सम समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, ठीक है। नाम से स्पष्ट है। समुच्चय मतलब होता है कलेक्शन। तो अगर 2 समुच्चय हमारे पास है, 2 कलेक्शन हमारे पास है, तो हम कब कहेंगे कि वो दोनों समान हैं। मान लीजिए 2 कमरे में हैं, यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं रखी है, दूसरे कमरे में कुछ वस्तुएं रखी हैं, तो हम कब कहेंगे कि दोनों कमरों में समान प्रकार का कलेक्शन है। तो कब बोलोगे, सीधी सी बात है, जब यहाँ के सारी वस्तुएं दूसरे वाले कमरे में दिख जाएं और दूसरे कमरे की सारी वस्तु पहले वाले कमरे में दिख जाए, तो हम कहेंगे कि बोथ कलेक्शन आर सेम। यहाँ पर वो सीधी सी बात है कि अगर 2 समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो दोनों समुच्चय ए तथा बी समान होते हैं, जिन्हें ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ए के सारे अवयव बी में हों, बी के सारे अवयव ए में हों, बोथ कलेक्शन आर सेम, तो हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। ए बराबर मान लीजिए लिखा है 1 2 3, बी बराबर लिखा है 3 2 1। एक बात समझिएगा कि समुच्चय में हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ए के सारे अवयव बी में हैं,
तो देखिए ए में 1 है, वहाँ भी 1 दिख रहा है, ए में 2 है, वहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, वहाँ भी दिख रहा है। ऐसे देखिए बी के सारे अवयव ए में दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर भी है, 2 वहाँ पर भी है, 1 वहाँ पर, यहाँ पर भी है। ए के सारे अवयव बी में, बी के सारे अवयव ए में है। तो क्या हम कह सकते हैं ए बराबर बी? एग्जैक्टली कह सकते हैं ए बराबर बी यहाँ पर है। बराबर होने के लिए बस क्या चाहिए? ए के सारे अवयव बी में होना चाहिए, बी के सारे अवयव ए में होना चाहिए, है यहाँ पर। तो एक बात यहाँ पे आप समझे होंगे कि क्या यहाँ पे क्रम का कोई महत्व है? क्रम का समुच्चय में कोई महत्व नहीं है। समुच्चय के अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा था, यहाँ पे 3 2 1 लिखा है वही अवयव लेकिन दूसरे क्रम में। तो क्या ये अलग हो गया? क्या अलग कहाँ? देखिए बराबर बी लिखा, दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ दिस, दो समुच्चयों की समानता के अकॉर्डिंग हमने दोनों को बराबर लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से ये साबित हुआ कि समुच्चय के अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्रम किसी भी क्रम में लिखे हों उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया समान समुच्चय। ठीक है, अब देखिए कुछ नोटेशन की हम बात करें। जैसे हमने कहा था कि समुच्चय में बीच बीच में नोटेशन आते रहेंगे जो है। जैसे अभी तक हमने एक नोटेशन आपको ये बताया था, सच दैट वाला बताया था, फिर हमने बिलोंग्स टू बताया था, नॉट बिलोंग्स बताया था। आज कुछ नोटेशन और बताने जा रहे हैं। देखिए एक नोटेशन होता है, ऐसे बनाते हैं इसको, एक नोटेशन होता है ये, और एक दोनों तरफ से होता है। ठीक है, ये 3 नोटेशन है। थोड़ा इसको 1 बाय 1 देख लीजिए। हमने कहा था कि सेट थ्योरी में नोटेशन आते रहेंगे और जैसे जैसे उनका यूज होगा हम बताते रहेंगे। इसका नाम होता है इम्प्लाइज दैट, इसका नाम होता है इम्प्लाई, अभी सिर्फ ये बोलते हैं इम्प्लाई। ठीक है, और इसको बोलते हैं इम्प्लाइड बाई, और इसको बोलते हैं इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं इंगित करता है, इस चिन्ह को बोलते हैं इंगित करता है, और इसका नाम होता है इंगित होता है, और इसका नाम हिंदी में होगा इंगित करता है तथा इंगित होता है। ठीक है, पहले नाम जानिए जो है, फिर इसका मतलब बताते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लाई, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड बाई, और दूसरा वाला है दोनों कॉम्बिनेशन। थोड़ा समझिएगा इसको। ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट की ओर एरो। आप एरो से मतलब, एरो का मतलब जानते हैं, अगर ऐसे एरो लगा इसका मतलब हम इधर से उधर जा रहे हैं, और अगर ऐसे एरो लगा होता तो मतलब उधर से इधर आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरो आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला नोटेशन ये है, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो जो यहाँ पर इम्प्लाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट यानी LHS, जो भी LHS में लिखा है, LHS इम्प्लाइज जो भी उधर लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर यहाँ लिखा LHS और फिर ऐसे लिखा, यहाँ लिखा RHS, तो इसका मतलब क्या होगा कि LHS इम्प्लाई RHS। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाएं पक्ष में जो लिखा है वो दाएं पक्ष को इंगित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बाएं तरफ वाला सत्य है तो दाएं तरफ वाले को सत्य करते हैं या सिद्ध करते हैं, जो भी सवाल होगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि इम्प्लाई करता है तो इसका मतलब सिद्ध है, वो सही है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ऐसा, तो इसका मतलब बाएं पक्ष को सही मानकर दाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। LHS ले लेंगे और RHS को लाएंगे। ठीक है, और अगर ये नोटेशन बना हुआ है, अगर ये नोटेशन बना हुआ है, इधर RHS इधर LHS, तो क्या मतलब हो इसका कि RHS इम्प्लाइज LHS। इसका मतलब ये है कि अब की बार RHS को लेंगे, बीच में आता रहेगा, कई बार आएगा, वहाँ पे फिर बताएंगे हम। अभी फ़िलहाल शुरुआत है। इसमें अगर ऐसा प्रश्न है
तो हम RHS को लेंगे और फिर उसको सॉल्व करते हुए LHS लाएंगे। अगर आपने यहाँ पर उल्टा कर दिया कि LHS को लेकर RHS ला दिया और चिन्ह ये बना है तो सवाल गलत माना जाएगा, आपका सवाल सही माना ही नहीं जाएगा। और अगर ये चिन्ह बना है, ये चिन्ह बना है और इधर LHS इधर RHS लिखा है तो इसका मतलब होता है कि एक बार आप LHS लीजिए, RHS को दिखाइए और फिर उसी प्रश्न में RHS लेकर LHS लाइए। ये इस चिन्ह का मतलब होता है। इसमें LHS लेकर RHS लाना होता है, इसमें RHS लेकर LHS लाना होता है और इसमें दोनों काम करना होता है। ठीक है। अब इम्प्लाई और इम्प्लाइड वाई का मतलब आप लोग इंग्लिश में जानते हैं, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। मतलब ये LHS इम्प्लाई RHS, ये बायां पक्ष दाएं पक्ष को इंगित करता है। और अगर ऐसे लिखा है तो अब की कौन इंगित कर रहा है? अब की RHS LHS को इंगित कर रहा है। ये इसको इंगित, चाहे हम ये बोलें, बात सुनिए, चाहे हम ये बोलें कि ये RHS बाएं पक्ष को इंगित कर रहा है, या हम इसको बोले कि बायां पक्ष इंगित होता है दाएं पक्ष के द्वारा, इंगित होता है दाएं पक्ष के द्वारा। और जो काम किसी के द्वारा होता है तो आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा अंग्रेजी में, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर बाई लगता है। जैसे यहाँ पर हम बोले कि LHS इम्प्लाई RHS, और यहाँ पे हम इसको बोले कि RHS ये इम्प्लाई तो कर रहा है, तो या तो हम बोल दें कि RHS इम्प्लाई LHS, उधर से पढ़ लें। लेकिन अगर हमें कहा जाए नहीं आप इधर से ही पढ़ो, तो इधर से क्या पढ़ेंगे कि LHS इज इम्प्लाइड बाई RHS, बस ये बात है। ठीक है। जैसे उसमें होता है इंग्लिश में कि राम खाना खाता है, ये एक्टिव वॉइस हो गया, लेकिन क्या है नहीं, पहले खाना ही बोलो, तो क्या बोलोगे? खाना राम के द्वारा खाया जाता है। बात तो वही हुई, लेकिन एक में हमने राम को पहले बोला, फिर दूसरे में हमने खाना को पहले बोला। तो पहले वाले में बोलेंगे राम ईट फूड और दूसरे वाले में बोलेंगे फूड इज ईटन बाई राम। तो वही तो हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ पे ईट था, यहाँ पे ईटन हो गया। इम्प्लाई का थर्ड फॉर्म इम्प्लाइड होता है जो है। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप अगर RHS से पढ़ोगे तो इम्प्लाई बोल सकते हो, RHS इम्प्लाई LHS, लेकिन LHS से बोलोगे तो LHS इम्प्लाइड बाई RHS बोलोगे। अगर मतलब आपको समझ में आ गया तो आप किधर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये ऐसे लिखा है 3 लेस देन 5, कुछ लोग अगर कहते हैं नहीं छोटा होने का चिन्ह है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बड़ा होने का चिन्ह है, दोनों चिन्ह है ये, दोनों चिन्ह इस छोटे बड़े के लिए यही चिन्ह होता है। अब आपको डिसाइड यहाँ पे करना कि आप पढ़ना किधर से चाहते हैं। अगर बाएं तरफ से पढ़ेंगे तो कहेंगे 3 छोटा है, दाएं तरफ से पढ़ेंगे तो कहेंगे 5 बड़ा है, चिन्ह तो वही लगा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये चिन्ह लगा हुआ है, आप इधर से पढ़ोगे तो इम्प्लाइड बाई बोलोगे, इधर से पढ़ोगे तो इम्प्लाई बोलोगे। ठीक है। और यहाँ पे दोनों LHS इम्प्लाई RHS एंड आल्सो RHS इम्प्लाई LHS। एरो की तरफ जाओगे, एरो की तरफ जाओगे तो इम्प्लाई, उल्टा आओगे तो इम्प्लाइड। ठीक है। तो ये नोटेशन हमने बताया, इसका भी यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने कहा समान समुच्चय, जैसे हमने कहा समान समुच्चय कब होता है? जब A के सारे अवयव B में हो, B के सारे अवयव A में हो। तो उसी को हम नोटेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A बराबर B कब होगा? जब x का कोई अवयव x बिलोंग्स टू A हो, तो का मतलब ये इम्प्लाई, तो वही x B में हो जाए, वही x B में हो जाए। x A में हो तो इम्प्लाई x B में हो जाए, और अगर x B में हो तो A में भी हो जाए, यानी दोनों तरफ से। ये कब होगा? जब ये कब हो, इतना A बराबर B कब होगा? जब ये होगा, और अगर ये है तो ये भी हो जाएगा, यानी इसके होने पर वो भी होगा और उसके होने पर ये भी होगा, यानी दोनों तरफ से इम्प्लाई हो रहा है। तो हम इनके बीच में ये चिन्ह लगा सकते हैं। अब आप कहोगे वो 2 बार चिन्ह दिख गया, तो आप इसको ब्रैकेट में कर लो ना, वो पूरा एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। तो ये अगर सही है तो इतना पूरा सही होगा, और अगर इतना पूरा सही है तो इतना सही होगा। अगर हमने ये एरो लगाया, ये एरो लगाया, तो इसका मतलब है कि ये सही है तो वो सही होगा, और ये भी एरो लगा दिया तो इसका मतलब ये सही है तो ये सही हो जाएगा। तो इसी को हम संकेतों में ऐसे लिख सकते हैं। अभी थोड़ा शुरू में आपको ये कठिन लगेगा,
तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत होइएगा, परिभाषा तो एकदम सिंपल थी ना। ए के सारे अवयव चेक कर लो बी में है, और बी के सारे अवयव चेक कर लो ए में है, तो बस ए बराबर बी लिख दो। अभी इसमें बहुत परेशान मत होना, ठीक है। और अगली हेडिंग हमारी है समतुल्य समुच्चय। लास्ट हेडिंग बता दें इसको, समतुल्य समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर हो, वहाँ पे क्या था कि ए के पूरे अवयव बी में हो, बी के पूरे अवयव है, मैंने वहाँ पे अवयव देखते थे, यहाँ पे अवयव देखना नहीं है, बस अवयव को गिनना है। यदि समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान हो तो दोनों समुच्चय समतुल्य होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, समान में एक एक एलिमेंट चेक करते थे, लेकिन समतुल्य में एक एक एलिमेंट नहीं चेक करेंगे, बस ये देखेंगे ए में 4 अवयव हो तो बी में भी 4 हो बस। अर्थात हमने क्या कहा, यदि n ऑफ a बराबर n ऑफ b, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, n ऑफ b का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, तो a तथा b समतुल्य है, ठीक है। यहाँ पे n ऑफ a का मतलब क्या है, n ऑफ a का मतलब होता है a में अवयवों की संख्या, इंग्लिश पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं तुरंत। सिर्फ आपको नंबर गिनना है बस। जैसे एग्जांपल में ए बराबर लिख दिया हमने 1 2 3, बी बराबर लिख दिया हमने ए बी सी। देखिए इसमें भी 3 अवयव, उसमें भी 3 अवयव, ठीक है। तो यहाँ पर ए तथा बी समतुल्य है कि नहीं है, ए तथा बी समतुल्य है। तो ये हो गई समतुल्य की परिभाषा, ठीक है। ये हो गई समतुल्य की परिभाषा। एन ऑफ ए का नाम क्या लिखा था हमने, ए में अवयवों की संख्या लिखा था, ये भी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे समान समुच्चय में क्या था कि ए के सारे अवयव बी में हो, बी के सारे अवयव ए में हो, तब समान होगा। लेकिन समतुल्य में क्या है कि बस अवयव की संख्या सेम हो। तो एक बात समझिए, जब दो अवयव समान हैं तो वो समतुल्य तो हो जाएंगे, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। देखिए ये समतुल्य तो है, लेकिन क्या ये दोनों समान हैं, क्या ये बराबर भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ का एलिमेंट वहाँ पे है, नहीं है। तो यहाँ पे बस नोट लिखकर ख़त्म करते हैं कि यदि दो समुच्चय समान हैं तो वे समतुल्य हो जाएंगे, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों समतुल्य तो हैं लेकिन समान नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। केयरफुली पढ़िएगा। धन्यवाद।